हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही उत्तर है बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। भारत में गुलाम वंश का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक था। वह ऐबक नामक तुर्क जनजाति का था। बचपन में उसे निसापुर के काजी फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी ने एक दास के रूप में खरीदा था। काजी ने उसकी उचित ढंग से देखभाल की और सभी शिक्षाओं में पूर्ण कराया था। ऐबक बचपन से ही अति सुरीले स्वर में कुरान पढ़ता था, जिस कारण वह कुरान ख्वां अर्थात कुरान का पाठ करने वाला के नाम से प्रसिद्ध हो गया। बाद में वह निसापुर से गजनी लाया गया, जहां उसे गौरी ने खरीद लिया था। अपनी प्रतिभा, लगन और ईमानदारी के बल पर शीघ्र ही ऐबक ने गौरी का विश्वास प्राप्त कर लिया। गौरी ने उसे अमीर-ए-आखुर के पद पर प्रोन्नत कर दिया और यहीं से उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। वह दिल्ली का पहला तुर्क शासक था, यद्यपि वह लाहौर से ही शासन करता था। उसी को भारत में तुर्की राज का संस्थापक भी माना जाता है। गौरी की मृत्यु के बाद लाहौर के नागरिकों द्वारा आमंत्रित करने पर वहां पहुंचकर शासन सत्ता अपने हाथ में ले लिया। यद्यपि उसने अपना राज्याभिषेक गौरी की मृत्यु के 3 माह पश्चात जून 1206 में कराया था। ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। उसने केवल मलिक और सिपाह सलार की पदवियों से ही अपने को संतुष्ट रखा था। गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन द्वारा मुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद नियम पूर्वक 1208 ईस्वी में ऐबक को दास्ता से मुक्ति मिली थी। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका उत्तर है लाहौर। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो इसका उत्तर है ए, मस्जिद। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक इतना अधिक दान करता था कि उसे लाख बख्श अर्थात लाखों को देने वाला के नाम से पुकारा गया। फरिश्ता ने लिखा है कि यदि व्यक्ति किसी की दानशीलता की प्रशंसा करते थे तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते थे। इसकी एक उपाधि कुरान खां भी थी। ऐबक को साहित्य से अनुराग था और स्थापत्य कला में भी रुचि थी। तत्कालीन विद्वान हसन निजामी और फख्र-ए-मुदव्विर को उसका संरक्षण प्राप्त था। उन्होंने ऐबक को अपने ग्रंथ समर्पित किए थे। हसन निजामी ने ताज उल मासिर की रचना की। ऐबक ने दिल्ली में कुब्बत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिदों का निर्माण कराया था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण कार्य प्रारंभ किया, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको प्रथम अख्ता प्रदान किया था? तो इसका उत्तर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। गौरी की विजयों के बाद शीघ्र ही उत्तर भारत में अख्ता प्रथा स्थापित हो गई थी। गौर के मोहम्मद शाम अर्थात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को 1191 ईस्वी में हांसी अख्ता या इक्ता अर्थात प्रांत प्रदान किया था। 1192 ईस्वी में तराइन के द्वितीय युद्ध में उसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसके कार्यों से प्रसन्न होकर गौरी ने उसे क्रमशः कुहराम और
शमाना का प्रशासक नियुक्त किया था। वस्तुतः 1192 से 1206 ईस्वी तक उसने गौरी के प्रतिनिधि के रूप में उत्तरी भारत के विजित भागों का प्रशासन संभाला था। इस अवधि में ऐबक ने उत्तरी भारत में तुर्की शक्ति का विस्तार किया था। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? तो इसका उत्तर है सी, बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी के एक साधारण दास इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने 1193 ईस्वी से 1202 ईस्वी के मध्य बिहार की विजय की थी तथा नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को तहस नहस कर राजधानी औदनपुरी पर कब्जा कर लिया था। उसने 1204 से 1205 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण किया था। उस समय वहां का शासक लक्ष्मण सेन था। वह बिना युद्ध किए ही भाग निकला। तुर्की सेना ने राजधानी नदिया में प्रवेश कर बुरी तरह लूटपाट की। राजा की अनुपस्थिति में नगर ने आत्मसमर्पण कर दिया। लक्ष्मण सेन ने भागकर दक्षिण बंगाल में शरण ली और वहीं कुछ समय तक शासन करता रहा। प्रसिद्ध पर्शियन इतिहासकार मिन्हाजुद्दीन सिराज ने अपनी पुस्तक तबकाते नासिरी में बिहार में उसके हमलों के बारे में विस्तार से वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न है, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ कहाँ से? तो इसका उत्तर है तबकात ई नासिरी से। अब अगला प्रश्न है, नालंदा बिहार का विध्वंस किया था किसने? तो इसका उत्तर है बख्तियार खिलजी ने। अब अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो इसका उत्तर है मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं राढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। एवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने एवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ किंगशिप को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? तो इसका उत्तर है सी, बलबन ने। बलबन प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था। इसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियाबत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अर्थात ईश्वर का प्रतिबिंब है। उसने पुत्र बुगड़ा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अब अगला प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका उत्तर है बलबन ने। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो प्रमुख विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि अर्थात नियामत खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के पश्चात है। सुल्तान को कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण जनसाधारण या सरदारों को उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। अब अगला प्रश्न है, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के लिए।
जियाउद्दीन बर्नी ने उक्त कथन अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा है। अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म पर राज का नियंत्रण स्थापित किया था। इस संदर्भ में अपनी नीति की व्याख्या करते हुए वह स्वयं कहता है कि मैं नहीं जानता कि कानून की दृष्टि से क्या उचित है और क्या अनुचित। मैं राज की भलाई अथवा अवसर विशेष के लिए जो उपयुक्त समझता हूँ उसी को करने की आज्ञा देता हूँ। अंतिम न्याय के दिन मेरा क्या होगा मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन ने राजपद के विषय में बलबन के विचार को पुनः जीवित किया था। वह राजा की सार्वभौमिकता में विश्वास रखता था जो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि मात्र है। उसने अपनी शक्ति की वृद्धि के विषय में खलीफा की अनुमति लेना आवश्यक नहीं समझा था, इसलिए उसने खलीफा से अपने पद की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में कोई याचिका नहीं की। उसने अपने आप को यामीन उस खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन बताया था। इस प्रकार अलाउद्दीन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने धर्म को राजनीति में हस्तक्षेप नहीं करने दिया। अलाउद्दीन उलेमा वर्ग के प्रभाव से मुक्त रहा। अब अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुई मृत्यु हो गई थी? तो इसका उत्तर है जफर खां की। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया था, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। अब अगला प्रश्न है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम है क्या? तो इसका उत्तर है राणा रतन सिंह। पद्मिनी की कहानी का आधार 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। संभवतया इसी आधार को मानकर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की और राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी की कहानी बनी थी। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात रामचंद्र देव। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिजपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी थी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुए और उसने आत्मसमर्पण कर दिया था। अब अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी के समय में। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उस सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क अर्थात राज द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशनें तथा वक्फ अर्थात धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि आदि के रूप में मिली थी। फलतः
खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाज़ा का निर्माण सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब मीनार के निकट करवाया था। इसका निर्माण लाल पत्थरों तथा संगमरमर के द्वारा हुआ था। यह 1311 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। इल्तुतमिश के मकबरे की तरह इसमें एक चौकोर बड़ा कमरा है जिसकी छत पर एक गुंबद है और इसकी चारों दीवारों में एक मेहराबदार प्रवेश द्वार है। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अब अगला प्रश्न है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो इसका उत्तर है एक खैराती अस्पताल। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की और उसमें कुशल हकीम रखे थे। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? तो इसका उत्तर है फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने सामान्य लोगों की भलाई के लिए कुछ उपकार के कार्य किए थे। नियुक्ति के लिए एक दफ्तर अर्थात रोजगार दफ्तर खोलकर तथा प्रत्येक मनुष्य के गुण एवं योग्यता की पूर्ति जांच पड़ताल करने के बाद यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को नियुक्ति देकर उसने बेगारी की समस्या को हल करने का प्रयास किया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो इसका उत्तर है फिरोज तुगलक के दरबार में। फिरोज को दासों का बहुत शौक था। उसके दासों की संख्या संभवतः 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उनकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बंदगाह का गठन किया गया था। उन दासों की शिक्षा का पूर्ण ध्यान रखा जाता था। प्रत्येक दास को 10 से 100 टंके के बीच वेतन मिलता था तथा कभी कभी जागीरें भी मिलती थी। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए? तो इसका उत्तर है फिरोज तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने बागवानी में अपनी अभिरुचि के कारण दिल्ली के निकट 1200 नए बाग लगवाए थे तथा अलाउद्दीन के 30 पुराने बागों को फिर से लगवाया था। अब अगला प्रश्न है, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो इसका उत्तर है देवराय द्वितीय के शासनकाल में। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। उसने अपने यात्रा वृत्तांत सदाइन व मजम उल बहरीन में देवराय द्वितीय के शासनकाल का वर्णन किया है। अब अगला प्रश्न है, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ था? तो इसका उत्तर है सैयद वंश का। तैमूर के आक्रमण ने तुगलक शासन को कमजोर कर दिया था। 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का अंत हो गया। 1413 ईस्वी में सरदारों ने दौलत खां को दिल्ली का सुल्तान चुना, परंतु उसे दौलत खां के सूबेदार खिज खां ने पराजित कर दिया। वह तैमूर द्वारा नियुक्त लाहौर का सूबेदार था। तैमूर के आक्रमण के बाद 1414 ईस्वी में उसने दिल्ली पर अधिकार कर एक नए वंश सैयद वंश की नींव डाली थी। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? तो इसका उत्तर है सिकंदर लोदी ने। 17 जुलाई 1489 ईस्वी को निज़ाम खान सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा था। वह लोदी वंश का महानतम शासक था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने राजस्थान के शासकों पर
नियंत्रण के उद्देश्य से यमुना नदी के किनारे आगरा नामक नवीन नगर बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उसने कृषि और व्यापार की उन्नति के लिए प्रयत्न किया। नाप का पैमाना गजे सिकंदरी उसी के समय में आरंभ किया गया था। उसने निर्धनों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की। उसके समय में योग्य व्यक्तियों की एक सूची बनाकर प्रत्येक 6 माह पश्चात उसके सामने प्रस्तुत की जाती थी। वह शिक्षित और विद्वान था। उसके स्वयं के आदेश से एक आयुर्वेद ग्रंथ का फारसी में अनुवाद किया गया था, जिसका नाम फरहंगे सिकंदरी रखा गया था। उसके समय में गायन विद्या का एक श्रेष्ठ ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना हुई थी। सिकंदर लोदी शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। वह गुलरुखी उपनाम से कविताएं लिखता था। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो इसका उत्तर है हरिहर द्वितीय ने 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा था। उसने महाराजा धीराज की उपाधि ग्रहण की थी। उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिनापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व वसूल किया था। बहमनी राज से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद्दीन ने उसके राज पर आक्रमण किया किंतु सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज से बेलगांव व गोवा छीनना था। वह शिव का उपासक था। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकोंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? तो इसका उत्तर है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था तब कुतुब शाह ने विजयनगर की सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारंगल, कोडविदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ। कुतुब शाही सेना पराजित हुई थी। अब अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका उत्तर है भू राजस्व। विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारिक कर, व्यावसायिक कर, उद्योग पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था और उपज का 1/6 भाग भूमि कर के रूप में वसूल किया जाता था। शिष्ट अर्थात भूमि कर नामक कर राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58वें कहा जाता था। अब आइए चलते अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? तो इसका उत्तर है हम्पी में। हम्पी के खंडहर विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। अब अगला प्रश्न है, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था किससे? तो इसका उत्तर है रक्षा विभाग से। दीवाने आरिज अथवा आरिजे मुमालिक सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था और आरिजे मुमालिक का विभाग ही दीवाने अर्ज कहलाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी।
शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो इसका उत्तर है रायगढ़ में। 1674 ईस्वी में शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कराया तथा छत्रपति की उपाधि धारण की एवं रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया। उस युग के महान विद्वान बनारस के पंडित विश्वेश्वर उर्फ गंगा भट्ट ने उन्हें क्षत्रिय घोषित करते हुए उनका राज्याभिषेक कराया था। अब अगला प्रश्न है, सरंग जामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो इसका उत्तर है मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा काल में सरंग जामी प्रथा भू राजस्व प्रशासन से संबंधित थी। इस काल में मराठा जागीरदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए प्रदान की जाती थी। अब अगला प्रश्न है, बहमनी राज का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन हसन। दक्कन की अमीरान ए शादाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी। जफर खान नामक एक सरदार ने अलाउद्दीन हसन बहमद शाह की उपाधि धारण करके 1347 ईस्वी में सिंहासन आरूढ़ हुआ था और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली थी। उसने गुलबर्गा को अपने नव संस्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा था। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर, प्रत्येक प्रांत एक शासक के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था। इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। उसने हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है? अपने उत्तर का चयन निम्नलिखित कोटों से करें। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात खराज, उस्र और मुक्तई। खराज, उस्र और मुक्तई भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को इंगित करता है, जबकि खुम्स भूमि उत्पाद पर लगने वाला कर नहीं था, अपितु खुम्स लूट का धन था। खुम्स युद्ध में शत्रु राज्य की जनता से लूट में प्राप्त होता था। इस लूट का 4/5 भाग सैनिकों में बांट दिया जाता था और शेष 1/5 भाग राजकोष में जमा होता था। किंतु अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने 4/5 राजकोष में दिया और शेष 1/5 सैनिकों में बांटा। सिकंदर लोदी ने गरे हुए खजाने से कोई हिस्सा नहीं लिया था। अब अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया? तो इसका उत्तर है सी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भू राजस्व नीति में कुछ परिवर्तन किए थे। उसने उपज का 50% भू राजस्व के रूप में निश्चित किया, जिसे अनाज के रूप में लेने के लिए जोड़ दिया गया। इससे पूर्व बलबन और इल्तुतमिश ने भू राजस्व उपज की 1/3 दर से अधिक नहीं लिया। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भी भूमि कर की दर अलाउद्दीन की भांति 50% ही थी, लेकिन जहां अलाउद्दीन ने राजस्व निर्धारण भूमि पैमाइश के आधार पर किया था, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक ने बिना पैमाइश के अनुमान के आधार पर राजस्व निर्धारित किया था। यद्यपि इस प्रश्न में विकल्प सी और डी दोनों सही हैं, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग ने विकल्प सी सही माना है। अब अगला प्रश्न है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो इसका उत्तर है
सुहरावर्दी संप्रदाय के। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया से प्रारंभ हुआ था। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अबुल फतह और शेख जलालुद्दीन सुर्ख आदि हुए थे। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति को साधना में बाधक नहीं मानते थे। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, इस शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ई। इस्लाम शाह शेर शाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 में हुई थी। इस्लाम शाह ने ही अपनी सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था। संभवतः शेर शाह के समय में भी सैन्य विभाजन की यह प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है। अब अगला प्रश्न है, जवाबित का संबंध किससे था? तो इसका उत्तर है राज्य कानून से। जवाबित का संबंध राज्य के कानून से था। अब अगला प्रश्न है, सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी एवं जीतल किस धातुओं के थे? तो इसका उत्तर है ए अर्थात टंका चांदी का, ससगनी भी चांदी का और जीतल तांबा का था। सल्तनत काल में टंका चांदी एवं जीतल तांबे का बना होता था। ये दोनों सिक्के इल्तुतमिश द्वारा प्रचलित किए गए थे। ससगनी भी चांदी का सिक्का था। टंका एवं जीतल का अनुपात 1:48 का था। अब अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ था? तो इसका उत्तर है ए अर्थात 12वीं शताब्दी से। विश्व में सर्वप्रथम कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। भारत में कागज का प्रयोग 12वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था। आशुतोष संग्रहालय कलकत्ता में 1105 ईस्वी का पेपर संरक्षित किया गया है, जिसका शीर्षक पंच रक्षा है। यह भारत में कागज का सबसे प्राचीन प्रमाण है। अब अगला प्रश्न है, तबकाते नासिरी का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है मिनहाज उस सिराज। अब अगला प्रश्न है, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने, तो इसका उत्तर है अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। भक्ति आंदोलन के संतों का आचार बहुत ऊंचा था। उनमें से बहुतों ने देश का भ्रमण किया और वे कई प्रकार के लोगों से मिले जिनके विचार भिन्न थे। उन संतों ने साधारण लोगों की भाषाओं को उन्नत करने में अपना योगदान दिया था। उन्होंने हिंदी, पंजाबी, बंगला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल इत्यादि भाषाओं की उन्नति में भी बहुत योगदान दिया था। भक्ति आंदोलन के संत अपने उपदेश क्षेत्रीय भाषाओं में करते थे ताकि वहाँ के लोग उनके उपदेश आसानी से सुन और समझ सके। इस कारण क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हुआ था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? तो इसका उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। शेख निजामुद्दीन औलिया ने 7 सुल्तानों का राज देखा जो कि एक के बाद एक सत्तासीन होते रहे, किंतु वे कभी भी किसी के दरबार में नहीं गए। सुल्तान जलालुद्दीन ने शेख से मिलने का बहुत प्रयास किया। यहाँ तक उसने शेख के प्रिय शिष्य अमीर खुसरो के मत से भी प्रयत्न किया, किंतु जब शेख को ज्ञात हुआ कि सुल्तान आने वाला है तो वे अजोधन चले गए। इस प्रकार औलिया न तो सुल्तान से मिले और न ही इनकार किया। दूसरी तरफ जब
अलाउद्दीन ने उनसे मिलने की आज्ञा मांगी तो शेख ने उत्तर दिया कि मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं, यदि सुल्तान एक के द्वारा आएगा तो मैं दूसरे के द्वारा बाहर चला जाऊंगा। उन्होंने अलाउद्दीन से मिलने से इनकार कर दिया था। वे महमूद ए इलाही के नाम से प्रसिद्ध थे। अब अगला प्रश्न है, 12 माशा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 माशा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी की पद्मावत, अखरावट तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत की हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। अब अगला प्रश्न है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो इसका उत्तर है उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की थी। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजयश्री ने उसका वर्णन किया था। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वह बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता, रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। अब अगला प्रश्न है, तुजुक-ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया था? तो इसका उत्तर है तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य की आधारशिला रखने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने जीवन संबंधी घटनाओं को एक ग्रंथ में स्वयं ही लिखा था। इसे तुजुक-ए बाबरी या बाबरनामा कहते हैं। यह किताब तुर्की भाषा में लिखी गई है, किंतु तुर्की मुगल दरबार की राजभाषा नहीं थी, अपितु यह सम्मान फारसी को प्राप्त था। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो इसका उत्तर है 1532 में। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण 1532 ईस्वी में किया था। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खान ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 ईस्वी में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो इसका उत्तर है बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। इस मकबरे का नक्शा मीरक मिर्ज़ा गियास ने तैयार किया था। श्वेत संगमरमर से बना यह भारत का प्रथम गुंबद वाला मकबरा है। इस मकबरे के परितः एक बाग की रचना हुई थी। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है गुलबदन बेगम ने। बाबर की शहजादी गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा की रचना की थी, जो फारसी भाषा में है। बादशाह अकबर ने अकबरनामा के प्रणयन के लिए सामग्री एकत्र करने के उद्देश्य से यह आदेश दिया था कि बाबर तथा हुमायूं के राज्यकाल के विषय में जिसे कुछ भी स्मरण हो वह उसे लेखबद्ध करके उसकी सेवा में प्रस्तुत करे। अतः अनेक लोगों ने इतिहास लिखना प्रारंभ किया। गुलबदन के हुमायूं नामा की रचना भी इसी आदेशानुसार हुई थी। अब अगला प्रश्न है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है। तो इसका सही उत्तर है डी, अर्थात सबसे पहले देवरा हुआ, उसके बाद चौसा, फिर कन्नौज और लास्ट में सिरहिंद। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1531 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दौरा अर्थात देवरा नामक स्थान पर अफगान विरोधियों को परास्त किया था। 26 जून 1539 ईस्वी को चौसा के युद्ध में
हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा था। इसी युद्ध में निज़ाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेर खां अर्थात शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई थी। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 ईस्वी को सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज वापस दिला दिया। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो इसका उत्तर है सी अर्थात शेरशाह सूरी ने। 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक नुसरत शाह को पराजित करके शेर खान ने हजरत आला की उपाधि धारण की। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को पराजित करके उसने शेरशाह की उपाधि धारण की तथा अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का चलवाया था। अब अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो इसका उत्तर है हकीम खान। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप और मुगल सेनापति मानसिंह एवं आसफ खां के मध्य लड़ा गया। राजपूत योद्धाओं के अलावा राणा की सेना के अग्रभाग का नेतृत्व अफगानों की एक टुकड़ी के साथ हकीम खां शुरू कर रहा था। राणा की सेना में भीलों की भी एक छोटी सी टुकड़ी शामिल थी। यह राणा की मुगलों के साथ आमने सामने की आखिरी मुठभेड़ थी। आगे उसने छापामार युद्ध का सहारा लिया था। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था? तो इसका उत्तर है अकबर ने। अगला प्रश्न है, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में मिलाया कब? तो इसका उत्तर है 1576 में। 1572 ईस्वी में सुलेमान करा रानी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र दाऊद खां गद्दी पर बैठा था। दाऊद खां ने अपने को स्वतंत्र घोषित कर पटना के मुगल किले पर आक्रमण किया। अकबर ने मुनीम खां को दाऊद पर आक्रमण करने तथा बिहार को जीतने का आदेश दिया था। मुनीम खां ने दाऊद को एक युद्ध में पराजित किया तथा 1574 ईस्वी में बिहार पर मुगलों का आधिपत्य हो गया। पराजित होने के बाद दाऊद बंगाल भाग गया, किंतु 12 मार्च 1576 को टोडरमल, मुजफ्फर खां एवं हुसैन कुली खां ने मिलकर दाऊद को पूर्णतः पराजित किया था। इस प्रकार 1576 ईस्वी में बंगाल तथा बिहार को पूर्ण रूप से मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। अब अगला प्रश्न है, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था? तो इसका उत्तर है अकबर के शासनकाल के समय। दिसंबर 1599 ईस्वी में लंदन में कुछ व्यापारियों ने लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया था। इसमें पूर्वी द्वीप समूह के साथ व्यापार की योजनाएं तैयार की गई। इन व्यापारियों ने पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के आशय से 1599 ईस्वी में एक कंपनी का गठन किया। इसका नाम गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज रखा गया। इसे जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। इस दौरान भारत का बादशाह अकबर था। अब अगला प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है नूरजहां ने। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने 1622 से 28 ईस्वी के मध्य अपने पिता की मृत्यु के बाद बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के तट पर स्थित एक अत्यंत अलंकारिक इमारत है। यह चतुर्भुजाकार मकबरा बेदाग सफ़ेद संगमरमर का बना ऐसा पहला मकबरा है जिसमें बड़े पैमाने पर संगमरमर का प्रयोग किया गया है तथा
अलंकरण के लिए इस्लामिक भवनों में पहली बार पित्रादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है, प्राचीन कारी अर्थात पिट्राड्यूरा निम्न में से किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है ए कथात दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करना। पच्चीकारी या प्राचीनकारी दीवारों में अर्धकीमती पत्थर जड़कर फूलों की नक्काशी करने से संबंधित है। ध्यातव्य है कि भारत में पिट्राड्यूरा नाम का जड़ाऊ कार्य सर्वप्रथम एतमाद उद दौला के मकबरे में किया गया था। इस मकबरे का निर्माण जहांगीर की पत्नी नूरजहां ने करवाया था। अब अगला प्रश्न है, मध्यकाल में बंटाई शब्द का अर्थ था? तो इसका उत्तर है लगान निर्धारण का तरीका। मध्यकाल में बंटाई शब्द का तात्पर्य लगान निर्धारण की एक पद्धति थी जिसमें वास्तविक उपज का बंटवारा राज और कृषक के बीच होता था। शेरशाह सूरी ने लगान निर्धारण के लिए 3 प्रणालियां अपनाई थी। पहला है नस्क या मुक्ताई अथवा कनकूत, दूसरा नकदी अथवा जब्ती और तीसरा है गल्ला बक्सी या बंटाई। बंटाई 3 प्रकार की होती थी, एक खेत बंटाई, दूसरा लंक बंटाई और तीसरा रास बंटाई। अब अगला प्रश्न है, किस मुगल शासक ने चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए? तो इसका उत्तर है ए अर्थात हुमायूं ने। हुमायूं ने चित्रकारी के लिए कारखाना बनवाया था जो उसकी पुस्तकालय से जुड़ा था। ज्ञातव्य है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने अपने उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है। अब अगला प्रश्न है, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो यह स्टार मार्क्स है, तो आइए चलते हैं इसके विस्तार को पढ़ते हैं। अकबर ने अनेक ग्रंथों की चित्रित करवाया था। इसमें सर्वप्रथम दास्तान अमीर हमजा है। यह हुमायूं के काल में चित्रित होना आरंभ हुआ और अकबर के शासनकाल में पूर्ण हुआ। बदायूनी और शाहनवाज खां के अनुसार इसे तैयार करने में लगभग 15 वर्ष लगे थे और पहले सैयद अली तथा बाद में अब्दुस समद की देखरेख में प्रायः 50 चित्रकारों ने इसे तैयार करने में हिस्सा लिया था। इसमें करीब 1400 चित्र हैं। सभी चित्र 27x20 आकार वाले असामान्य रूप से लंबे चौड़े फोलियों के एक तरफ चिपकाए हुए हैं। यह ग्रंथ फारसी नायक अमीर हमजा के वीरतापूर्ण कारनामों का उल्लेख करता है। अब अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? तो इसका उत्तर है अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में यूरोपीय चित्रकला का प्रवेश पुर्तगालियों के माध्यम से हुआ था, जिनसे मुगल चित्रकारों ने 2 विशेषताएं ग्रहण की थी। पहला व्यक्ति विशेष का चित्रण और दूसरा दृश्य में आगे दिखने वाली वस्तुओं को छोटे आकार में बनाना। चित्रकला का विकास हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। अकबर के शासनकाल में यूरोपीय चित्रकला का प्रभाव मुगल चित्रकला की शैली पर पड़ा। अकबर के दरबार में मिस्किन एक यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अकबर के समय दसवंत अग्रणी चित्रकार था। जहांगीर के शासनकाल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, दसवंत और वशावन प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के राज दरबारी थे। तो इसका उत्तर है अकबर के। दसवंत और वशावन अकबर कालीन चित्रकार थे। दसवंत जो एक कहार का बेटा था के नाम से अकबर इतना प्रभावित हुआ था कि उसने इसे अपने समय के अग्रणी चित्रकार बनने में सहयोग किया था।
किंतु बाद में यह महान चित्रकार मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और 1584 ईस्वी में इसने आत्महत्या कर ली। अकबर कालीन चित्रकारों के नाम अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में गिनाए हैं, जिसमें दसवंत, वशावंत, केशवलाल, मुकुंद, मिस्कीन, फारूक, कलम, माधव, जगन्नाथ, महेश, खेमकरण, तारा, शांवल और हरिवंश आदि थे। अब अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर के। मुगल चित्रकला जहांगीर के काल में अपने शिखर पर पहुंच गई। जहांगीर चित्रकला का बड़ा कुशल पारखी था। मुगल शैली में मनुष्यों का चित्र बनाते समय एक ही चित्र में विभिन्न चित्रकारों द्वारा मुख, शरीर तथा पैरों को चित्रित करने का रिवाज था। जहांगीर का दावा था कि वह किसी भी चित्र में विभिन्न चित्रकारों के अलग अलग योगदान को पहचान सकता था। शिकार, युद्ध तथा राज दरबार के दृश्यों को चित्रित करने के अलावा जहांगीर के काल में मनुष्यों तथा जानवरों के चित्रों को बनाने की कला में विशेष प्रगति हुई थी। अबुल हसन ने जहांगीर के सिंहासनारोहण का एक चित्र बनाया था, जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया था। इस प्रकार जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब अगला प्रश्न है, जाब्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो इसका उत्तर है अकबर की। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाब्ती प्रणाली का प्रचलन हुआ था, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूरुल अमल तथा जाब्ती खसरे की तैयारी पर आधारित थी। साम्राज्य के अधिकतम भूभाग में यही प्रणाली प्रचलित थी। अब अगला प्रश्न है, यह कथन किसका है कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था? तो इसका उत्तर है विलियम फिंच। विलियम फिंच के अनुसार इलाहाबाद स्थित पैलेस ऑफ 40 पिलर्स के निर्माण में 40 वर्ष लगे और इसके निर्माण हेतु 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था। अब अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था कौन? तो इसका उत्तर डी अर्थात सुल्तान जैनुल आबिदीन। अकबर के समान धार्मिक, सहिष्णु एवं सामाजिक कार्यों के लिए सुल्तान जैनुल आबिदीन को कश्मीर का अकबर कहा जाता है। उसने संस्कृत के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद कराया तथा श्री भट्ट और मंसूर बिन अहमद जैसे वैद्यों को संरक्षण प्रदान किया था। अब अगला प्रश्न है, 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो इसका उत्तर है जहांगीर ने। 2 अस्पा एवं सी अस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदारों को अधिक सेना रखना पड़ता था। पहला 2 अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 2 गुने घोड़े रखने पड़ते थे, और सी अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अब अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो इसका उत्तर है बी अर्थात कंधार। कंधार राज्य ईरान के शाह और मुगलों के बीच संघर्ष की जड़ थी। क्योंकि कंधार को अपने हाथों में रखना मुगल शासक तथा ईरान के शाह के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया था। दोनों शासकों की साम्राज्यवादी योजनाओं को कार्यान्वित किया जाना बहुत कुछ कंधार को अपने हाथों में रखने पर ही निर्भर करता था। अब अगला प्रश्न है, दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था किसने? तो इसका उत्तर है शाहजहां ने। अकबर के फतेहपुर सीकरी की भांति
शाहजहां ने दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहांबाद नामक एक नगर की स्थापना 1638 में की थी तथा वहां अनेक सुंदर एवं वैभवपूर्ण भवनों का निर्माण कर उसे सुसज्जित करने का प्रयास किया था। शाहजहानाबाद के भवनों में लाल किला सबसे प्रमुख है। चतुर्भुजाकार यह किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किला के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण कार्य 1648 ईस्वी में पूर्ण हुआ। इस किले के पश्चिमी द्वार का नाम लाहौरी दरवाज़ा एवं दक्षिणी द्वार का नाम दिल्ली दरवाज़ा है। यहाँ सुंदरता तथा शोभा में अनोखा है तथा संभवतः विश्व में अतुल्य है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? तो इसका उत्तर है A.L. श्रीवास्तव ने। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने अपनी पुस्तक मुगलकालीन भारत में लिखा है कि शाहजहां का शासनकाल भारत के मध्ययुगीन इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध है। यह केवल कला और कला में भी वास्तुकला की दृष्टि से ही सत्य माना जा सकता है। J.N. सरकार और V.S. स्मिथ शाहजहां के काल को स्वर्ण काल मानने के पक्ष में नहीं है। S.R. वर्मा ने शाहजहां के काल को स्पष्ट रूप से मुगल काल का स्वर्ण काल माना है। अतः विकल्प सी सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है, औरंगजेब द्वारा चलाए जिहाद का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है दारुल इस्लाम। औरंगजेब सर्वोपरि एक उत्साहित सुन्नी मुसलमान था। उसकी धार्मिक नीति सांसारिक लाभ के किसी विचार से प्रभावित नहीं थी। उदार दारा के विरुद्ध सुन्नी कट्टरता के समर्थक के रूप में राज सिंहासन प्राप्त करने वाले की हैसियत से उसने कुरान के कानून को कठोरता से लागू करने का प्रयत्न किया था। इस कानून के अनुसार प्रत्येक धार्मिक मुसलमान को अल्लाह की राह में मेहनत करनी चाहिए, या दूसरे शब्दों में तब तक गैर मुसलमानी देशों के विरुद्ध धर्म युद्ध अर्थात जिहाद करना चाहिए जब तक कि वे इस्लाम के राज्य के रूप में परिवर्तित नहीं हो जाते। अब अगला प्रश्न है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह का। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुई थी। अब अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था क्या? तो इसका उत्तर है लोक आचरण अधिकारी। मुगल प्रशासन में मुहतसिब जन आचरण के निरीक्षण विभाग का प्रधान था। इसका कार्य प्रजा के आचरण को उच्च बनाए रखना था। प्रजा के आचरण को शुद्ध बनाए रखने के लिए अकबर ने नगरों में मदिरा की बिक्री तथा वेश्याओं का निवास निषिद्ध घोषित कर दिया था। वेश्याओं को नगर से निष्कासित कर एक नए स्थान पर बसाया गया और उसका नाम शैतानपुरी रखा गया। अब अगला प्रश्न है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है? तो इसका उत्तर है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि को। मुगल प्रशासन में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मदद ए मास कहा जाता था। इसे शयूरगाल भी कहा जाता था। दान दी जाने वाली समस्त भूमि का निरीक्षण सद्र करता था तथा सद्र का यह भी दायित्व था कि इन अनुदानों का दुरुपयोग न होने पाए। यह भूमि स्थानांतरित नहीं होती थी और अनुदान ग्राह्य के पास वंशानुगत रूप में रहती थी। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।